हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमिक क्लासेस में। यूपी एकेडमिक क्लासेस कक्षा 12 के केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जिसमें इससे पहले वीडियोस बन चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो अपने जो है आयतन के कारण कोई न कोई स्थान घेरता हो, तो वह द्रव्य है, मैटर। ये तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसको सब लोग पढ़े हुए हैं। ठोस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठोस इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि ठोस दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी रचना एक विशेष प्रकार के इकाई से बार बार दोहराने से और लंबे रेंज तक, लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी तक वही इकाई व्यवस्था अपने आप को दोहराती रहती है, ऊपर नीचे दाएं, मतलब कि 3 डायमेंशंस में या 2 डायमेंशंस में। तब ऐसी अवस्था में यह जो ठोस होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि इसमें कोई एक निश्चित इकाई जो है अपने आप को बार बार एक निश्चित व्यवस्था में, क्रम में दोहराती नहीं है। इस प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 तरह के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस की बात करते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस उस तरह के ठोस होते हैं जिसमें जो इसके अवयवी कण होते हैं। हमने अवयवी कण के बारे में आपसे बोला था कि अवयवी कण कोई भी होगा, या तो अणु होगा, या तो परमाणु होगा, या तो आयन होगा। उसको हम एक जो है बॉल की तरह मान लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। हालांकि अणु, परमाणु, आयन को गोलाकार ही माना जाता है, गोलाकार ही होते हैं, परंतु इतने छोटे होते हैं कि आँख से दिख नहीं पाते। इसलिए हम उनको जो बड़ा रूप में लेकर के कल्पना करके समझेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा। देखते हैं। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके इकाई अणु, यानी जो वह व्यवस्था जो अपने आप को बार बार दोहराती है वह अणु के रूप में हो, वह एक अणु हो, तब वह आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे CCl4, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आणविक ठोस के जो अणु होते हैं वे एक दूसरे से एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा बंधे रहते हैं। इनके अपेक्षा दुर्बल बंध रहता है, और द्रव गैस के अपेक्षा जो प्रबल बंध होता है, उसके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, लेकिन इनके आकर्षण बलों से थोड़ा कम होता है। क्योंकि ये जो है वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। वांडर वाल्स बल क्या है? वांडर वाल्स बल 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो उनको आपस में बांध के रखता है। ये उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि अन्य जो है ये इन ठोसों में होते हैं। ये जो आकर्षण बल है, वांडर वाल्स बल के कारण ये जो अणु है एक दूसरे से मिल करके एक जो है लंबी दूरी तक इकाई व्यवस्था को बार बार दोहराते हैं। इस तरह जो आणविक ठोस बनाते हैं। आयनिक ठोस की बात करते हैं। आयनिक ठोस ऐसे ठोस होते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनका निर्माण आयनों से होता है। जाहिर सी बात, एक धन आयन होगा, एक ऋण आयन होगा, और ये दोनों आयन एक दूसरे से मिल करके एक लंबी व्यवस्था बनाएंगे और एक निश्चित रूप में अपने आप को बार बार दोहराएंगे, तब ये जो आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे NaCl, जैसे KCl। अब देखिए, जैसे NaCl है, Na+Cl-। अब इन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल रहता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर Na+Cl-। ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो विद्युत उदासीन है, परंतु अगर इसके अवयव को देखा जाए, यानी 2 आयनों से मिलकर के बना है, तो Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। परंतु अब यही जो है NaCl एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, तो ज़रा देखिए इस Na+ और इस Cl- के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा, विद्युत आकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही NaCl ऊपर नीचे तीनों विमाओं में NaCl एक दूसरे को आकर्षित करके बनाएंगे ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। आप नमक का ठोस, नमक को जो लोग पहले वाले नमक को जानते होंगे, पहले नमक आता था ना, रोड़ा के रूप में आता था, तो वो देखने में लगता था कि हाँ क्रिस्टल टाइप है। जैसे चीनी है, चीनी को भी देखने में लगता है क्रिस्टल टाइप। तो अब जैसे NaCl, ये क्या है? यह आयनों से मिल करके बने हुए, इसलिए क्या है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है। धात्विक ठोस,
धात्विक ठोस जैसा कि आप जानते हैं धातु एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये जो धातु के अणु होते हैं, धातु के परमाणु होते हैं, धातु के परमाणु जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिस आकर्षण बल द्वारा, वह जो धात्विक आकर्षण बल कहलाता है। और ऐसे क्रिस्टलीय ठोसों को धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे कोई भी धातु Cu हो गया, Fe हो गया, और इसके बाद आप Ag भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भी धातु लिख सकते हैं। तो ये धात्विक ठोस होते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या है? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनका निर्माण परमाणुओं से होता है या अवयवी ऐसे अवयवी कणों से होता है जिनके बीच में सहसंयोजक बंध बने रहते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब, सहसंयोजक बंध आपने पढ़ा है कक्षा 11 में, उससे पहले, कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं तब सहसंयोजक बंध होता है। यह बंध एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा होने से एकल बंध होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन के साझा होने पर द्विबंध होता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से त्रिबंध होता है। एकल बंध में केवल एक सिग्मा बंध होता है, और द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई, और तीसरे में एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सहसंयोजक ठोस जो है सहसंयोजक बंधों के कारण बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो मैंने एक तरह से व्याख्या किया, अब दूसरी तरह से व्याख्या देखिए। आणविक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो मृदु होते हैं। मृदु होने का मतलब ये उतने कठोर नहीं होते हैं, मृदु होते हैं, और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, अभी हमने आपसे बताया कि इसके बीच में आकर्षण बल जो होता है वह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। तो जब इनके बीच में आकर्षण बल कमज़ोर होता है तब इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक भी कम होता है। आयनिक ठोस की बात करते हैं। आयनिक ठोसों का गुण ये होता है कि ये आपस में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। क्योंकि प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा, इनका गलनांक भी अधिक होता है, और साथ ही ये ठोस अवस्था में कठोर होते हैं। और कठोर होने के साथ साथ अगर ये गलित अवस्था में चले जाते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि Na प्लस Cl- अगर अलग अलग हो जाएगा तब आयन आ जाएंगे ना, जब आयन रहेंगे तो भाई विद्युत का प्रवाह होगा। धात्विक ठोस धातुओं के बीच में बनने वाला ये जो प्रबल आकर्षण बल के कारण बनते हैं, इसलिए इनका भी मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। और धात्विक ठोसों में धातुओं का सारा गुण होता है, आघातवर्धनीयता होती है, इनकी विशेष चमक होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, और ये गलित अवस्था में चाहे ठोस अवस्था में किसी भी अवस्था में ये जो है विद्युत के सुचालक नहीं होते, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। ध्यान देंगे इसमें, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। क्यों ऐसा अभी हम समझाते हैं। तो सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये भी प्रबल ठोस होते हैं, और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, इसलिए इनका भी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक अधिक होता है। गलनांक अधिक होने का मतलब ये उच्च ताप पर गलते हैं या पिघलते हैं या फिर द्रव अवस्था में जाते हैं। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वे आपस में संयोजक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, परंतु इनके बीच में सहसंयोजक बंध होने के कारण आयन नहीं बनता है, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए जैसे में बात करते हैं हीरा और ग्रेफाइट। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन के 3 जो है रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स। तो हीरा जो होते हैं, हीरा किस तरह का संरचना होता है? हीरा जो है दुनिया के सबसे कठोरतम पदार्थ में आता है। हीरा में सिर्फ कार्बन के ही परमाणु होते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 तरफ से अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, अर्थात किसी कार्बन परमाणु के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहता है। ये सब सहसंयोजक बंध में जुड़े रहते हैं हीरा में। यानी कि अगर एक कार्बन परमाणु है उसमें तो इसके 4, एक इधर में कार्बन से जुड़ेगा, कि इधर में, एक इधर में और एक इधर में, ऐसे ये प्रत्येक 4 कार्बन से जुड़े रहेंगे। तो किसी भी कार्बन परमाणु के पास कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो विद्युत प्रवाह होने का चांस नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन केवल 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, अर्थात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जितने भी कार्बन परमाणु रहेंगे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए इलेक्ट्रॉन है इनके पास। ऐसी अवस्था में ये जो विद्युत के सुचालक होंगे, ध्यान दीजिए, विद्युत के सुचालक ग्रेफाइट इसलिए होता है क्योंकि इसके प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, केवल
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसमें जो है चारों इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, इसलिए विद्युत का सुचालक नहीं होता। और ये प्रबल है इसलिए क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। देखिए जैसे ग्रेफाइट की बात करें, हम पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल की नोक हम लोग उसको छील करके लिखते हैं। अगर पेंसिल की नोक से आप इलेक्ट्रिसिटी को छुएंगे और आपका हाथ उस ग्रेफाइट पर पीछे की ओर लगा रहेगा तो आपको करंट लगता है। इसलिए इसको आप चेक नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें से अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपको प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। अक्रिस्टलीय ठोस में जो इकाई उसकी होती है, इकाई की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था उसका लघु परास में होता है, यानी कि वह अधिक दूरी तक एक जैसी व्यवस्था बना करके नहीं रहता है, इसलिए ऐसे ठोस जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे रबर हुआ, शीशा हुआ, गोंद हुआ और भी इस तरह के जो पदार्थ हैं वे अक्रिस्टलीय ठोस हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। और इसमें वे गुण नहीं पाए जाते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में ही आपको बताया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस उनका अंतर बताया था, समन्वय संख्या हमने बता दिया है। तो इस बात को वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछा है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। इसको एक बार आप रिपीट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या है। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक से मतलब ये है, आप समझ रहे हैं कि नाम से स्पष्ट रहा है, क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक। क्रिस्टल मतलब वह जाल की तरह व्यवस्था जो क्रिस्टल को बनाने में जो है क्रिस्टल का निर्माण करती है, और या उसको ये कहते हैं कि वह व्यवस्था जो त्रिविम मतलब 3 डायमेंशन में हो सकता है, वो केवल एक अक्ष पर हो, 2 अक्ष पर हो या तीनों अक्षों पर हो, तो उसके अक्षों की जो व्यवस्था है उसी को हम जालक के रूप में जब देखते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। इसको हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण अर्थात ठोस के रूप में जो उसका अवयवी कण है वे कौन कौन हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। अणु, परमाणु या आयन जब एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था से त्रिविम व्यवस्था बनाते हैं, ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं, उस ज्यामितीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं कि जो इकाई अणु होते हैं, इकाई परमाणु होते हैं या फिर इकाई आयन होते हैं, जब वे तीनों डायमेंशन में एक दूसरे से जुड़ करके एक लॉन्ग रेंज की व्यवस्था स्थापित करते हैं, बनाते हैं, तब वो जो जालक की तरह, वो देखने पर एक जालक की तरह दिखाई देता है, एक जालक की तरह निर्माण करता है, तब इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह किसी ठोस की एकक कोष्ठिका, अभी एकक कोष्ठिका के बारे में बताया नहीं गया, इसके बाद वाला पॉइंट है। एकक कोष्ठिका मतलब कि उसका एक इकाई सेल जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है, ये एकक कोष्ठिका हो गई उसकी। मान लीजिए कि यह एकक कोष्ठिका है। अब जो दूसरी उसकी एकक कोष्ठिका होगी ठीक उसके बगल में एक दूसरे से जुड़ते हुए, और अब जो अगली को एकक कोष्ठिका होगी इसके बगल में, उसकी जो अगली एकक कोष्ठिका होगी वो इसके बगल में। अब ऐसे ही आगे तक इधर जा सकता है, ऐसे ही आगे तक इधर तक जाएगा, तो यह लॉन्ग रेंज में होते हैं। अब इसके ऊपर एक और एकक कोष्ठिका, देखिए इस तरह से, अब इसके ऊपर एक और एकक कोष्ठिका, ठीक ऐसे ही एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ज़रा ध्यान देंगे, इसमें जो सबसे क्लोज्ड जो इसका कोना है, चारों तरफ से पैक जो हो जाएगा वो ये वाला कोना है, ध्यान दीजिएगा। ये कोना नीचे से भी 1 2 3 4 एकक कोष्ठिका से घिरेगा और ऊपर से भी 1 2 3 4 एकक कोष्ठिका से घिरेगा। यानी इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो इसका एक कोना होगा, किसी भी इकाई सेल का, किसी भी एकक कोष्ठिका का जो एक कोना होगा वह 4 अलग अलग इकाई सेलों के कोनों को जोड़ेगा। तो यहाँ पर 4 अलग अलग इकाई सेल एक दूसरे से जुड़ेंगे हर एक कोने पर, जब ये लंबी दूरी तक व्यवस्था बनाएगा तब। तो इस तरह से ये जो है आप समझेंगे तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। चलिए अब आगे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे कि हम मान रहे थे कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है वो एक समान गोले के रूप में इस तरह से, तो यह एक व्यवस्था हो गई कब, जब ये एक अक्ष पर है तब, एक एक्सिस पर है तब। नीचे, अब हालांकि नीचे 2 तरह से हो सकते हैं, आपने देखा है पिछले वीडियो में,
यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट समझ रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस में आ गया, वाई एक्सिस में आ गया, दो अक्षों में हो गया। अब इस तरह से अब ये वाई एक्सिस में भी बढ़ेगा और एक्स एक्सिस में भी बढ़ेगा। तो ये अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में होता तब वो जो एक विमीय क्रिस्टलीय जालक कहलाता। अब ये दोनों अक्षों में रहेगा तब द्विविमीय क्रिस्टलीय जालक कहलाएगा, और जब वो तीनों अक्षों में आएगा तब त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक कहलाएगा। ज़्यादातर जो ठोस होते हैं वो त्रिविमीय जालक ही होते हैं, इसलिए इसको त्रिविमीय जालक नाम दे दिया गया है। देखिए अब यही व्यवस्था अगर एक दूसरे को एक्स अक्ष, वाई अक्ष और यही, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल व्हाइट बोर्ड है, अब यही व्यवस्था अगर इधर की ओर बढ़ता यानी कि जेड एक्सिस पर बढ़ता तो ये जस्ट इसके इधर एक और परत आती, उसके इधर एक और परत आती, उसके इधर एक और परत आती, तो इस तरह से जेड अक्ष पर भी ये आ जाता। तो अगर हम एक अनुमान से यहाँ पर एक चित्र और ड्रा करें, इस तरह से। अब इसमें एक और चित्र ड्रा करें, ऐसे तो चित्र समझ में आएगा नहीं, ऐसे। तो अब देखिए ये इधर की ओर ऐसे, इसके 3 एज हो गए, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीसरे एज में जा रहा है। तो इस तरह से त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक है। अब इसको ज़रा और अच्छे से समझते हैं। हालांकि अभी हम लोग इसको एक गोल जो है बॉल या फिर फुटबॉल मान करके समझ रहे थे। वास्तव में ये इसकी पैकिंग को जो हम ध्यान देंगे, इसकी पैकिंग मतलब कि इसका जो व्यवस्था है, बंद होने की व्यवस्था, क्लोज्ड पैकिंग जो इसकी सीपी है वो किस तरह से है, अगर हम इसको ध्यान दें तो ज़रा देखिएगा। जैसा कि हमने ईंट में आपको समझाया था, ये जो इसके अवयवीकरण फ्लैट तो है नहीं, ईंट की तरह है नहीं, ये तो गोलाकार हैं। जब ये गोलाकार है तो उनकी व्यवस्था को अगर हम प्रदर्शित करना चाहेंगे तो उनकी व्यवस्था को कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिएगा। हमने एक जो है घन या फिर घनाभ इस तरह से ड्रा कर लिया, बना लिया, ध्यान दीजिए। अब एक लाइन यहाँ से भी इस तरह का आपने अणु देखा, आयन देखा, चाहे परमाणु देखा, अवयवी कण देखा, नहीं देखा, या तो उसके हम क्लोज पैकिंग को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी व्यवस्था को समझने के लिए इस तरह का एक जो है मान ले रहे हैं। हालांकि अगर अब इसमें आप देखिए तो इसके ठीक बीच में एक जो है गोलाकार अणु, परमाणु या आयन हमने ले लिया। और अब जब यहाँ पर है तो अभी आपने क्या देखा था, अब ये जो है ये इतना बड़ा गोला इसका रहेगा कि इसके इस वाले परत को भी छुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इसके पीछे वाले को यहाँ पर भी। अब जो अगला गोला होगा वो कहाँ आएगा, सेम इसी साइज का, इस तरह से इसको छूते हुए। अगला गोला क्या होगा, सेम इसी साइज का, इस तरह के इसको छूते हुए। तो और इसके नीचे वाला गोला क्या होगा, ठीक सेम इसी साइज का, इसको छूते हुए। इसके नीचे वाला गोला सेम इसी साइज का, इसको छूते हुए। इस तरह से गोला बनते चले जाएंगे। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, इस एक पैकिंग को हम इस तरह से जो है कि व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये पूर्ण रूप से क्लोज पैकिंग की तरह हमको दिखाई दे। तो अगर हम इसको पैकिंग दिखा रहे हैं तो अगर इसको पैकिंग दिखाएंगे तो अगला जो, ध्यान दीजिएगा, जो अगला घन चाहे घनाभ हम खींचेंगे, देखिए वो इस तरह आएगा। अब अगला जो घन या घनाभ खींचेंगे इसके लिए देखिए वो इस तरह आएगा। इस तरह से यह एक डब्बा की तरह है या एक इकाई की तरह है, एक पैकिंग की तरह है। यही पैकिंग बार बार एक दूसरे को एक अक्ष पर, दो अक्ष पर और तीसरे अक्ष पर भी दोहराएगी। अगर इसके नीचे जस्ट इसको भी पैक करिए, देखिए इस तरह से, इसे यहाँ भी
तो यह जो घन या घनाभ की तरह हमने जो एक डब्बा बनाया है, यही इसका इकाई सेल है। और यह इकाई सेल अपने आप को दोहराएगा 1 2 3 ऐसे एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, और अगर इसी को इधर ला देंगे तो जेड एक्सिस पर। तो यह क्या है? यह इसका इकाई है, इकाई यूनिट सेल है। और यही सेल एक दूसरे को बार बार दोहरा करके क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक का जो है रूप ले लेता है। अगर यह केवल एक अक्ष पर है, एक ही दिशा में है, तब एक विमी जालक है। अगर वो 2 दिशाओं में है, एक्स और वाई दोनों में, तब द्विविमी जालक है। और जेड में भी है तब त्रिविमी जालक है। और ये आप समझ सकते हैं कि ये इकाई सेल है। इस तरह से इकाई सेल की परिभाषा अब आ जाएगी, जिसको हम इकाई सेल, यूनिट सेल या फिर एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका, इकाई सेल या यूनिट सेल। अब इकाई सेल, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका क्या है? किसी भी क्रिस्टल जालक में इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका, किसी भी क्रिस्टल जालक में वह छोटा से छोटा बिंदुओं का समूह होता है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति होती है, या त्रिआयामी पुनरावृत्ति होने पर वह क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये कितने बिंदुओं से मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह 8 बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ एक व्यवस्था है जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, जिसके कारण क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक की रचना और अर्थात इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक में वह छोटा से छोटा जालक बिंदुओं का बना हुआ एक इकाई या जो समूह होता है जिसकी त्रिआयामी व्यवस्था होने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अर्थात ये एकक कोष्ठिका इसके सबसे छोटी यूनिट होती है और क्रिस्टल जालक का निर्माण वही अपने आप को बार बार दोहरा करके करती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्रिस्टल जालक समझा, क्रिस्टल जालक के बाद हमने एकक कोष्ठिका समझा, इकाई सेल क्या है। अब इकाई सेल को लेकर के आगे हमको ये पढ़ना है कि इकाई सेल कितने प्रकार की होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोज पैकिंग होती है अणुओं को, अब इसके अवयवी कण को ठीक इसके ऊपर रख करके एक तरह की व्यवस्था हमने देखा था दूसरे वीडियो में, और अगर ये दोनों के बीच में ये आ जाता तब वो दूसरे तरह की व्यवस्था होती। ऐसे ही घनी सेल में घनी जो क्रिस्टल था उसका जो दूसरा था HCP दूसरा था। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अणुओं का एडजस्टमेंट है, अलग अलग अवयवी कणों का एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट के अनुसार एकल कोष्ठिका भी बदलती चली जाती है। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है और एकक कोष्ठिका में अणुओं का हिस्सा कितना होता है और अणुओं की त्रिज्या का कैसे हम जो निकाल सकते हैं, अवयवी कणों की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज, वो कितना इसमें प्रतिशत हिस्सा उसका होता है, इसमें कितने अणु होते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि मेरा मन तो था अभी लंबा वीडियो बनाने का, लेकिन आपको मैं बता दूं अपलोडिंग करने में बहुत समस्या हो रही है, इस वजह से छोटी छोटी वीडियो ही आपके सामने आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।